हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस में। और हम आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हमारा हरियाणा एडीओ के मेंस के रिगार्डिंग कि आपको कैसे जो है अच्छा राइटिंग स्किल आप डेवलप कर सकते हो, या फिर आपके आंसर में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए और आप हाईएस्ट स्कोर जो है कैसे जो है कर सकते हो। तो साथियों, हम इस वीडियो के अंदर ये सब बातें जो है जानने वाले हैं, तो आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आने वाले जितने भी एग्जाम में जो पॉइंट है जो आपको हाईएस्ट स्कोर करने में जो मदद करेंगे, उन्हीं की जो है हम चर्चा करेंगे। और आगे हम आपके लिए इस वीडियो के बाद जो है डेली लाइव प्रोवाइड कराने वाले हैं एक बेहतरीन जो है क्लास। अभी हम उस क्लास की जो है चर्चा कर लेंगे कि हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे। तो साथियों बने रहिए और चलते हैं आज की स्टार्टिंग करने। तो फर्स्टली अगर हम बात करें साथियों, तो अगर हम नॉलेज प्लस जो है राइटिंग स्किल को जो है अच्छे से डेवलप कर लेते हैं, देन उसके बाद हमारा निश्चित है सक्सेस। तो ये आप सब जो है हमेशा अच्छी तरीके से जानते हैं। अब जो है हम नॉलेज और राइटिंग स्किल को जो है कैसे बिल्ड करेंगे उसकी इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला ही कंसेप्ट। तो साथियों अगर हम बात करें पेपर की ओवरऑल व्यू की या फिर ओवरव्यू की, तो अगर हम बात करें, आपको पता है कि प्री आपने क्वालिफाई कर लिया है, देन उसके बाद आपको मेंस डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव आपका होने वाला है। तो साथियों जिस प्रकार से आप बीएससी एग्रीकल्चर में कॉपी जो है एकदम फुल भर भर के लिख के आते थे, वैसा आपको इसमें फंडा अपनाना नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या करना है उसकी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों आप सबको पता है कि हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर है और पूरा एग्रीकल्चर जो बीएससी एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है, सारे जितने भी पढ़े उनमें से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है और डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, चलो उसके बाद अगर थोड़ी सी हम मेंस के एग्जाम पैटर्न की जो है चर्चा कर लें, तो साथियों मोड आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव आपको पेन पेपर में सारा जो है राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इसको अटेम्प्ट अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद कोर सब्जेक्ट की बात करें, जो आप बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ के आए हो, सारे सब्जेक्ट जितने भी हमारे कोर्सेज थे उन्हीं के रिलेवेंट इसका सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें टोटल मार्क्स के, आपको पता है कि 150 मार्क्स का हमारा ये पेपर रहने वाला है। उसके बाद ड्यूरेशन हमारी 3 अगर हम बात करें किसकी 3 की। उसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस की, तो आपको मैंने बता दिया है बीएससी एग्रीकल्चर हमारा बेस रहने वाला है। उसके बाद वेस्टेज की बात करें तो वेटेज हमारा लगभग, अगर हम पूरे फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो लगभग 87.5% इसका वेटेज रहने वाला है मेंस का। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो लगभग हमें 35% जो है मार्क्स लाने हैं हमारे पूरे 150 में से, तो लगभग मार्क्स निकल के आते हैं 52.5 मार्क्स। तो साथियों और इंटरव्यू का लगभग 12.5 के आसपास वेटेज है। तो साथियों हमारा मेन मुद्दा जो है यही है, और प्री हमारा क्वालिफाइंग था जो हमने अपने कर लिया है। और उसके बाद जो है बात आती है, इसी पे पूरा जो है आपका सिलेक्शन डिपेंड है। इंटरव्यू में लगभग जो है सबको एवरेज मार्क्स मिलने वाले, ऐसा नहीं है कि किसी को 12.5 है तो लगभग उसके परसेंट के आसपास मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं भैया, उसको सबको एवरेज जो अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस कर लेगा उसको थोड़ा अच्छा मिल जाएगा, या किसी का जो है जुगाड़ जुगाड़ होगा तो उसको वो मिल जाएगा। तो साथियों इस तरीके से आपको इंटरव्यू में ज्यादा जो है फोकस आपको इसी पे करना पड़ेगा, इंटरव्यू से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, तो हमें इसकी जो है फोकस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो साथियों अब आप एग्जाम की तैयारी करने से पहले, अब एग्जामिनर पहले आपको पता होना चाहिए कि वो क्या चाहता है। तो एग्जामिनर क्या चाहता है, सिंपल सी है। एग्जामिनर की अगर हम बात करें तो फर्स्टली वो चाहता है भैया कि आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कोई भी टॉपिक है जो आपने उसने पूछा है, जैसे मान लो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पूछ लिया, या फिर हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पूछ लिया, तो उसके रिगार्डिंग आपको फुली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें, आपको उसके रिलेवेंट एग्जांपल्स पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद लॉजिकल फ्लो आपको पता होना चाहिए कि एक तो मान लो आप पहले जो है डिफाइन ही नहीं करो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को, है ना, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को डिफाइन ही नहीं करो, उसके फिर आप प्रिंसिपल्स या फिर जो है आप कंपोनेंट्स लिखने लग जाओ पहले ही, तो वो चीजें आपको लॉजिकल फ्लो आना चाहिए। उसके बाद डायग्राम्स रिगार्डिंग अगर कोई टेबल वगैरह कुछ है तो आप उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करना आना चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका कहां पे है, या फिर कोई ऐसा अभी रिसेंट में कुछ हुआ है जहां पे ऐसा जो है कुछ परफॉर्मेंस की गई है उसके रिगार्डिंग, तो वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्रिस्प और एरर फ्री राइटिंग आपको आनी चाहिए। तो साथियों ये एग्जामिनर कोई भी रिटन एग्जाम होता है, या यूपीएससी की बात करें या किसी की बात करें, तो साथियों ये जरूर जो है पॉइंट उसमें इंक्लूड होने चाहिए जो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। तो साथियों आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्मार्ट राइटिंग स्ट्रेटेजी फॉर्मूला। तो साथियों CEDPS ये क्या है साथियों, इसकी बात करें तो हमारा सी से कंसेप्ट,
तो आपको जो है कंसेप्ट पहले क्लियरिटी लानी पड़ेगी, देन उसके बाद उसके एग्जांपल याद होने चाहिए, उसके बाद आपको कोई डायग्राम है उसके रिलेवेंट तो आपको वो पता होना चाहिए, उसके बाद प्रोसेस एंड मैकेनिज्म, अगर उसका कोई प्रोसेस है या फिर मैकेनिज्म है, जैसे आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसका पूरा प्रोसेस है वो आपको पता होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो है फिर आपको समरी एंड कंक्लूजन लास्ट में डालना होगा। तो ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है राइटिंग की, कोई भी एक आंसर राइटिंग करते हैं उसकी स्मार्ट स्ट्रेटेजी, ठीक। उसके बाद आगे देन नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको अब कैसे स्टार्टिंग करनी है लिखने से, ठीक है, आप कैसे जो है स्टार्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करें कि आपको मान लो यहाँ पे INM दे रखा है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट दे रखा है, ठीक है, तो आपको उस टर्म के रिगार्डिंग जो है पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा INM है क्या है, सस्टेनेबल अप्रोच है जिसमें हम सारे न्यूट्रिएंट के जो सोर्सेस है वो सारे कंबाइन करके हमारी फील्ड में अप्लाई करते हैं, सीधी सी बात है। तो वही यहाँ पे जो है कह रखा है, ठीक है। तो हम बात करते हैं तो आपको क्लियरली 1 to 2 लाइंस में उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको जो है उसके रिलेवेंट कुछ एग्जांपल्स होंगे तो वो आपको देने पड़ेंगे, देन उसके बाद आगे, ठीक है। तो एग्जांपल जो है ये डिफाइन करने का दे रखी है डेफिनेशन इस प्रकार से, ठीक। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं, अब बॉडी में क्या रहेगा, पहले हमने इनिशियल पार्ट की बात कर ली, उसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो 3 लेयर उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। अब 3 लेयर कौन कौन सी, पहला आपको उसके रिलेवेंट जितना भी की कंसेप्ट है वो आपको लिखना पड़ेगा, और उस शॉर्ट एंड स्वीट की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि भर भर के आप एकदम पैराग्राफ जो है भरे जा रहे हो, वो नहीं। अभी आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है एग्जाम में आंसर राइटिंग के टाइम पे। उसके बाद मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए, या उसके रिलेवेंट कोई वर्क है तो आपको वो डिफाइन करना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन या एग्जांपल या आपको डाटा उसमें मेंशन करना चाहिए। तो साथियों ये 3 लेयर है किसकी, बॉडी स्ट्रक्चर की। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आता है कि आपको कोई भी प्रोसेस है, मान लो आपको न्यूट्रिएंट साइकिल है तो उसका डायग्राम जो है आपको उसमें मेंशन होना चाहिए, या फिर कोई फ्लो चार्ट बन रहा है उसमें तो आपको उस फ्लो चार्ट में मॉडिफाई आपके आंसर को करना आना चाहिए। तो न्यूट्रिएंट साइकिल अगर आपको पता है तो वो आपको पूरी डायग्राम फॉर्म में लिखनी पड़ेगी या जो है आपको छापनी पड़ेगी। उसके बाद कोई सीड जर्मिनेशन प्रोसेस है वो आपको पहले प्लूमूल आएगी, रेडिकल आएगी, सारी चीजें जो है बनाकर आप एकदम डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद फोटोसिंथेसिस की फ्लो चार्ट है वो आपको डिफाइन करना होगा। तो इस तरीके से पेस्ट साइकिल, ये सारे एग्जांपल है, इस तरीके से आप एग्जाम में डायग्राम और फ्लो चार्ट के माध्यम से आपके आंसर को एक्सप्रेस कर सकते हो। और सिंपल होना चाहिए डायग्राम, ऐसा नहीं कि आपको उसमें क्लियरली मेंशन नहीं है। जैसे आपने मान लो बैक्टीरिया का कोई डायग्राम बना दिया, तो बैक्टीरिया में आपने फिर लेबलिंग जो करनी है ना, लेबलिंग फिर एक ही साइड में करनी है। ऐसा नहीं है कि इधर भी लेबलिंग कर रहे हैं इधर भी लेबलिंग कर रहे हैं, पूरा जो है भर दिया है, ऐसा नहीं है भैया। ये आपका मान लो न्यूक्लियस है तो आपको इस तरीके से मेंशन करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो एक ही साइड पे आप सारा जो है सब कुछ मेंशन करेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरा डायग्राम ही कवर कर लेंगे, नहीं भैया, एक साइड जो है लेबलिंग सारी, यहाँ पे एक साइड में लेबलिंग आपकी होनी चाहिए। इस तरीके से आपको आंसर में डायग्राम बनाना है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब डाटा की हमने जो बात करी, जो लास्ट में हमें इंक्लूड करना है, तो आपको ऑथेंटिक साइट का डाटा है वो ही आपको मेंशन करना है, इफ पता है तो, ठीक है। अगर पता है तो आपको वही डाटा जो है मेंशन करना है। तो जैसे मान लो आईसीआर की कोई रिगार्डिंग फाइंडिंग्स है वो, उसके बाद एफएओ या नाबार्ड की कोई फाइंडिंग्स है, या फिर गिल्ड इंप्रूवमेंट जो परसेंटेज है वो, उसके बाद आपका गवर्नमेंट स्कीम में जो कोई मेंशन है साइट पर वो आप जो है लिख सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद अब आपको जो मसाला डालते हो ना, ठीक है, सब्जी में जैसे मसाला डालते हो फिर आपको स्वाद आता है, उसी प्रकार से आपको वैल्यू एडिशन जो है टेक्निक्स को यूज करना चाहिए, लाइक टेबल्स, बुलेट पॉइंट्स, केस स्टडीज, रिसेंट अपडेट्स और आपका कीवर्ड्स हाइलाइट। तो हाईलाइट जो है आपको, जैसे मान लो कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म है या फिर जो है उस पर फोकस कराना है, ठीक है, तो आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। तो वो एक स्मार्ट राइटिंग स्किल में आता है। तो ये हमारे वैल्यू एडिशन टेक्निक्स है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आता है गोल्डन रूल्स। अब गोल्डन रूल सर क्या है, तो अगर हम बात करें साथियों तो आपको पता है कि आपकी जो वर्ड लिमिट है वो फिक्स है ना, 250 वर्ड्स में आपको समथिंग ये लिखना है ना। तो साथियों तो आपकी वर्ड लिमिट फिक्स है। उसके बाद अगर हम बात करें सिंपल राइटिंग करनी है और साइंटिफिक लैंग्वेज में आपको लिख के आना है, ऐसा नहीं है कि आपकी जो घिसी-पिटी लैंग्वेज है आप उसमें लिख के आ रहे हो, नहीं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें कि अवॉइड पैराग्राफ ओवरलोडिंग, अब भैया अगर आप जो है बीएससी में लिख के आते थे फुल कॉपी भर के एक ही आंसर में आप 4 से 5-7 पेज भर के आते थे, भैया वैसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो मार्जिन है भैया, जहां से लिखना स्टार्ट करोगे वो मार्जिन जो है आपको पूरे क्वेश्चन में बिल्ड करनी है। अब आप वो कैसे करोगे, तो भैया आपका जो A4 साइज का पेज रहेगा, ठीक है, उसमें एक फिक्स मार्जिन आप जो है या तो लाइन आप
स्केल से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो उसी मार्जिन पर फिर आपको करना है, एक आपको प्लेन पेपर मिलेगा, ठीक है। तो उस प्लेन पेपर में आप आपके घर पे बहुत सारे जेरोक्स के जो A4 साइज के पेज हैं तो उसको प्रिंट करवा लाइए या फिर जो है ले आइए और उसमें मार्जिन सारी खींच के फिर लिखना जो है स्टार्ट करिए। अभी हम बताएंगे आपको कैसे जो है प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद अंडरलाइन की पॉइंट्स करिए और लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। तो भैया मान लो एक ही आंसर में आप 250 वर्ड लिमिट है, अब उसमें ही आपने पूरा 3 घंटे वेस्ट कर दिए तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। लगभग हमें टाइम अकॉर्डिंग जो है मैनेज करके हमें सारा जो है लगभग कुछ ना कुछ जो है लिखना है। तो लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए, ठीक है। तो भैया उसके बाद बात करते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉमन क्या मिस्टेक्स है जो आपको इसमें अवॉइड करनी चाहिए। तो उन कॉमन जो है मिस्टेक की बात कर ले तो फर्स्ट आती है आपको कि आपको टू मच राइटिंग जो है या टू मच थ्योरी जो है क्या करनी है, अवॉइड करनी है। क्या करनी है? टू मच थ्योरी अवॉइड करनी है। क्यों? क्योंकि भैया आप लिखे जाओगे उससे मतलब कुछ ही नहीं है ना। उससे ज्यादा कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले कि आप भर के लिख के आओगे। आपको ऑथेंटिक और एकदम क्रिस्पी जो है कंटेंट आपको वहां परोस के आना है, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना। उसके बाद अगर कोई स्ट्रक्चर उसमें मेंटेन नहीं है कि आप किधर से भी स्टार्टिंग कर रहे हो, मार्जिन कोई मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो भैया ऐसा नहीं चलेगा, मार्क्स आपके वहां पे कटने के चांसेस। उसके बाद नो डायग्राम, ये ऐसा नहीं करेंगे कि आप कोई डायग्राम बना के नहीं आ रहे हो, ठीक है। डायग्राम उसमें होना चाहिए, जहां तक हो सके आप खुद बिल्ड कर लो, ठीक है। तो वो आपको सिस्टमेटिकली अरेंज करना है आपके हिसाब से, ठीक है। तो उसको रिलेवेंट हो, ऐसा नहीं है कि आप पूछा है बैक्टीरिया वायरस का डायग्राम बना के आ रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या है, ओवर यूज ऑफ जार्गन्स। तो भैया बार बार जो है वर्ड को रिपीट मत करो या ऐसे कोई फैंसी वर्ड यूज मत करो जो वहां पे आपको पता नहीं कि यहाँ पे यूज होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखोगे। उसके बाद इररिलेवेंट जो है पॉइंट को आप बिल्कुल भी जो है इंक्लूड मत करो, क्योंकि उसने देख लिया कि भैया ये फालतू लिख रहा है, तो फिर वहां से उसका माइंडसेट ऐसा ही हो जाएगा कि भैया इसके तो नंबर काटते जाओ। फिर वहां से आपको स्टार्टिंग क्या हो जाएगी, क्वेश्चंस कटना स्टार्ट हो जाएंगे, नंबर आपके कटना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है स्पेशली। उसके बाद प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी की बात करें साथियों, तो प्रैक्टिस आपको पहले तो अगर हम बात करें कि प्रैक्टिस में सर आपका क्या योगदान रहेगा या फिर आप कैसे जो है बता सकते हो, तो साथियों अगर हम बात करते हो डेली आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने, एकदम खाली पूरा रूम खाली होना चाहिए, फुल आराम से पेपर वाला माइंडसेट जो है आपका होना चाहिए। देन उसके बाद आप खाली पेज लेके बैठो और आप एक टॉपिक को ऐसा कर लो प्रिपेयर जिससे आप जो है आंसर लिख सकते हो उस तरीके से। उसके बाद आपको जो है पीवाईक्यू जितने भी है उतने जो है आपको हम हमारे चैनल पे हमारा ऐप है यूनिक करियर इंस्टीट्यूट का ऐप है साथियों, उसमें आपको फ्री कंटेंट में प्रोवाइड करा देंगे, आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद टाइम बेस्ड राइटिंग आपको स्टॉप वॉच चला लेनी है। देन उसके बाद जो है आपको राइटिंग जो है पूरा आपका कंटेंट होना चाहिए, है ना, उसे अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है 3 घंटे आप एक ही में बिता रहे हो, नहीं भैया, टाइमिंग जो है वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 से 3 डायग्राम आपके पर क्वेश्चन में हो तो ठीक है, वरना जो है एक डायग्राम तो मिनिमम आप जो है क्या करोगे, इंक्लूड करने की कोशिश करोगे, है ना। वन डायग्राम जो है आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है साथियों, ठीक है। वन डायग्राम तो है आपको इंक्लूड करना है। उसके बाद हम आपको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, तो भैया हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं डेली लाइव राइटिंग सेशन साथियों। तो हम 1 दिसंबर से क्या करने वाले हैं, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। 1 दिसंबर से क्या करने वाले हैं, आपकी प्रैक्टिस में जो है 4 चांद लगाने के लिए आपको नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, उन सारी चीजों की हम आपको बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, ठीक है, तो साथियों ये हम लेकर आ रहे हैं 1 दिसंबर को। अब आपको जो है कमेंट में टाइमिंग इसका जो है पिन करना है कि आपको टाइमिंग किस टाइम पे ये लाइव सेशन चाहिए। चाहे आप अगर हम बात करें शाम को चाहिए तो शाम को, या सुबह चाहिए मॉर्निंग में तो सुबह, ठीक है। तो लगभग आपको इसका जो है आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, वरना फिर हम जो है शाम को 5 से 6 बजे के बीच में सेशन को रखेंगे। तो आपको अगर कोई इस टाइमिंग में दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो बाकी का। और आपको जो है ये फाइनल स्मार्ट राइटिंग जो है टेम्पलेट हमने प्रोवाइड करा दिया है। पहले इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट एक्सप्लेन, डायग्राम, फ्लो चार्ट, एडवांटेज या डिसएडवांटेज, या फिर हम बात करें प्रैक्टिकल जो एग्जांपल्स है, फिर फाइनल कंक्लूजन। जो 6 पॉइंट हमारे आंसर में, हर एक आंसर में होने चाहिए, फिर ये आपका आंसर जो है क्या लगेगा, एकदम मजबूत लगेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम मार्क्स की, तो भैया मैक्सिमम मार्क्स हमारा 7 नंबर है। कितना है मैक्सिमम मार्क्स, अगर कोई दे सकेगा 10 में से तो मैक्सिमम मार्क्स 7 आएंगे। 7 कोई नहीं देगा, बट हम प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे मेन टॉपिक्स है उनको अच्छे करने की। अगर वो आ गए तो हमारे 5 से 6 क्वेश्चन मान लो हम 7 नंबर के
आसपास या जो है 5, साढ़े 5, 6 के आसपास पहुंच गए तो भैया हमारा काम हो चुका है। और नेक्स्ट जो हमारे कुछ हल्के फुल्के टॉपिक्स है, जैसे मान लो जेनेटिक्स कोई की अच्छी नहीं है या ब्रीडिंग अच्छी नहीं है, तो उनके जो है हम एकदम ज्यादा पीछे नहीं पड़ेंगे, जो हमारा हमें अच्छी तरीके से आता है, क्योंकि अभी समय नहीं बचा है भैया, आप 1 महीने में क्या क्या कर लोगे, नहीं होगा, ठीक है। तो हम उसी की जो आपकी कमजोर टॉपिक है उनकी बात करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली लाइव में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी का हम आपको फुली जो है मदद करेंगे आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान। और हम इसके बाद जो है अगर आप चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस जो है क्वेश्चन हमें कम से कम अमाउंट में प्रयास जो है करेंगे हम प्रोवाइड कराने को, लगभग 99 के आसपास हम जो है उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस का जो है आपको क्या रखेंगे, प्राइस रखेंगे, और बाकी का हम आपको हमारे ऐप पर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। बट उसके लिए कुछ जो है समय लगेगा, हम आपको अनाउंस कर देंगे बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो साथियों आप जुड़े रहिए और डेली लाइव जो हमारी सेशंस है उसमें जुड़ जाइए, और हम जो है पेन पेपर पे लिख के या फिर जो है बोर्ड पे आपको हैंड रिटन जो है लिख कर जो है बताएंगे। उन सेशंस में डेली हम 2 से 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद हम जो हमने पॉइंट्स बताए कि क्या क्या जो है आंसर में होने चाहिए, जो हमने पॉइंट्स की बात करी, ये सारे उसी अकॉर्डिंग जो है हम आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इस जो है चैनल पे बने रह सकते हैं। बाकी क्या मिलते हैं लाइव में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।